हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एनबीएफसी के बारे में जिसका एक बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है और उसके साथ साथ उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है FY26 के अंदर। मतलब उसकी जो लोन बुक ग्रोथ जो है ना वो इस साल 70% से इंक्रीज करी एंड गोइंग फॉरवर्ड भी मैनेजमेंट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कंपनी का नाम है एसजी फिनसर्व। अब इससे पहले हम इस कंपनी के बारे में और डिटेल में जानें, सबसे पहले समझते हैं एनबीएफसी होता क्या है। अब गाइस देखो, एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब एक नॉन बैंकिंग मतलब बैंक नहीं है लेकिन वो फाइनेंस करता है, मतलब वो लोन देता है। अब गाइस देखो, बैंक और एनबीएफसी में ना क्या डिफरेंस होता है एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, बैंक जो है ना बेसिकली उसके पास क्या होता है, वो डिपॉजिट्स लेता है मार्केट से। बेसिकली अ लॉट ऑफ पीपल विल कम अप एंड गिव देम द डिपॉजिट्स। उस पैसे को वो यूज़ करके लोगों को लोन देता है एंड अल्टीमेटली उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाता है। और इस इंटरेस्ट इनकम को यूज़ करके वो जो उसके जो डिपॉजिटर्स हैं उनको इंटरेस्ट देता है बीच में और अपना स्प्रेड को अर्न करता है। दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक बिजनेस मॉडल ऑफ अ बैंक। अब यहाँ पर क्या होता है, एनबीएफसी जो होती है ना वो लोन तो दे सकती है लेकिन उसको डिपॉजिट्स लेना अलाउड नहीं है। मतलब बारिंग अ फ्यू एनबीएफसीज, 2-3 ही एनबीएफसीज हैं इंडिया के अंदर जो थोड़ी बहुत डिपॉजिट्स ले सकती हैं बट विद अ रिस्ट्रिक्शन। उसके अलावा और कोई भी एनबीएफसी जो है वो मार्केट से, हमारे जैसे लोगों से, रिटेल कस्टमर से पैसा डिपॉजिट नहीं ले सकती। तो फिर सिंपल सी बात है, इनके पास पैसा आएगा कहाँ से? इनको कौन लोन देता है? इनको बैंक्स लोन दे देते हैं। और साथ में क्या होता है, ये लोग बॉन्ड मार्केट्स के अंदर जाकर भी पैसा रेज कर सकते हैं। तो चलो ये तो समझ आ गया कि एनबीएफसी के पास पैसा आता कहाँ से है। अब एनबीएफसी जो है ना बेसिकली वो लोन किसको दे रही है। अब यार एक बात समझो, एसजी फिनसर्व जो है ना उसका, जैसे मैंने आपको बताया, इसका काफ़ी यूनिक बिजनेस मॉडल है। यूनिक क्यों है? क्योंकि देखो ये कंपनी क्या कर रही है, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देती है। मतलब इसका 70-80% जो बिजनेस जो है ना वो एमएसएमई लोन्स के अंदर जाता है। अब एमएसएमई लोन्स देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी और भी एनबीएफसीज हैं जो एमएसएमई के लोन्स देती हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं ना, एसजी फिनसर्व के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। एसजी फिनसर्व क्या कर रहा है, बहुत डिफरेंट क्या करता है ये। इसका ना 3 वे सिस्टम है। बेसिकली ये लोन किस तरीके से देता है, अब सबसे पहले एक बात समझते हैं। एसजी फिनसर्व जो है ना, ये जो कंपनी है ये एपीएल अपोलो करके कंपनी है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिया की कॉरपोरेट है। बेसिकली उसकी सब्सिडरी है ये। मतलब उन्होंने उसके थ्रू ये बैक्ड है। मतलब प्रोमोटर्स जो है ना वो एसजी फिनसर्व और इसके दोनों सेम ही है। अब ये लोग क्या करते हैं, एपीएल अपोलो जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है एज आई जस्ट टोल्ड यू। तो होता क्या है, ये स्टील ट्यूब्स वगैरह बनाती है। अब होता क्या है ना, इनके बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, इनके बहुत सारे छोटे छोटे एमएसएमईज हैं जो इनको प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं। अगर वो टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई नहीं कर पाएंगी, जो कि रॉ मटेरियल रहता है इन कंपनीज़ का, तो डोंट यू थिंक कि इन कंपनीज़ की आगे काम करके प्रोडक्ट बनाना विल बिकम डिफिकल्ट। तो होता क्या है ना, ये कंपनी क्या कर रही है, इसने अपने वेंडर्स के लिए सिंप्लीफाई कर दिया लोन लेना। क्योंकि एमएसएमई जितनी कंपनीज होती है ना उनको इतनी ईजिली मार्केट से पैसा मिलता नहीं है। मतलब अगर कोई भी एनबीएफसी अगर इनको लोन देगी भी ना तो वो बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करेगी, बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस रहेंगे, फिर उनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई रहते हैं और उनको पैसे मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर इतना टाइम डिले हो जाएगा तो सोचो इन कंपनीज को प्रॉब्लम क्या होती है ना, इनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता इतना। मतलब लेट्स सपोज कि मैं फॉर एग्जांपल एपीएल अपोलो को मैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाकर दे रहा हूँ, मतलब एक रॉ मटेरियल दे रहा हूँ उसको, लेकिन उसके लिए ना बनाने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है, मुझे वेजेस पे करने हैं, मुझे पावर का खर्चा करना है, बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। फॉर दैट आई डोंट हैव द मनी। अब जब तक मुझे ये पैसा मार्केट से मैं लोन लूँगा तब तक या तो मुझे बहुत हाई रेट पर मिलेगा और या फिर मुझे इतना डिले मिलेगा कि मैं उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एपीएल अपोलो ने क्या किया, एपीएल अपोलो ने ना क्या किया, एसजी फिनसर्व के साथ टाई अप किया। मतलब बेसिकली एसजी फिनसर्व क्या कर रहा है, कहने का मतलब ये है, एसजी फिनसर्व ना एंकर क्लाइंट्स के साथ काम करता है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम करता है और उनको अपने साथ ऑनबोर्ड कर लेता है और उनको बोलता है कि यार देखो, आप मेरे साथ ऑनबोर्ड हो जाओ। अब आप जिस वेंडर को बोलोगे ना कि इस वेंडर को लोन देना है क्योंकि मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ, तो उसको मैं वो लोन दे दूंगा। अब इससे होता क्या है ना, एसजी फिनसर्व के लिए ना काफ़ी काम आसान हो जाता है। अब जैसे चलो एक और एग्जांपल देते हैं। मतलब ये तो एपीएल अपोलो तो इसकी खुद की प्रोमोटर कंपनी ही हो गई। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज की डेट में एसजी फिनसर्व के एंकर क्लाइंट्स हैं और एंकर क्लाइंट्स भी बहुत फास्ट रेट पर इंक्रीज करते जा रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, जैसे कजारिया सिरामिक्स हो गया, पॉलीकैब हो गया, या फिर मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी भी है ना, ये सारी कंपनीज जो हैं वो इसके एंकर क्लाइंट्स आज की डेट में बनती जा रही हैं। एक पॉलीकैब के एग्जांपल
केबल के थ्रू चलते हैं। पॉलीकैब जो है ना गाइस, वो केबल्स एंड वायर्स की कंपनी है। अब होता क्या है, ये बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है, इनके बहुत सारे वेंडर्स रहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक छोटी कंपनी है, एक एमएसएमई कंपनी है, वो कुछ केबल एक्सेसरीज जो है वो इनको बना कर देती है। उसके लिए पॉलीकैब ने बोला कि आपको ये मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ और आपको ये 45 डेज के अंदर कंप्लीट करके देना है। अब पॉलीकैब क्या कर रहा है, एसजी फिनसर्व के साथ वो टाई अप में आ गया। उसने बोला कि ठीक है, मैं आपका एंकर क्लाइंट बन जाता हूँ, मतलब मैं आपके साथ रजिस्टर कर लेता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप ना इस पर्टिकुलर एमएसएमई को इतना लोन दे दो, इसको मैं इतना ऑर्डर मैंने प्लेस किया है। अब होगा क्या, एसजी फिनसर्व जो है ना बेसिकली क्या कर रहा है, वो ये पैसा डायरेक्टली उस एमएसएमई को दे देगा, जिससे उसको वर्किंग कैपिटल मिल पाएगी, उसको रॉ मटेरियल के लिए पैसा मिल पाएगा, उसको जो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए पैसा मिल जाएगा, जिससे कि उसके प्रोसेस जो है ना वो स्मूथली चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही क्या होगा ना, जैसे ही उसने पूरा प्रोडक्ट बनाकर पॉलीकैब को आगे जाकर दे दिया, तो पॉलीकैब को सर्विस मिल गई। नाउ पॉलीकैब नीड्स टू पे। पॉलीकैब क्या करेगा, पॉलीकैब ना जो अमाउंट उसको टोटल देना है, उसमें से पहले एसजी फिनसर्व को जो पैसे देने थे प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, पहले उसको दे देगा। और पहले अगर एसजी फिनसर्व को पैसा मिल जाएगा, दैट मीन्स समवेयर एसजी फिनसर्व जो है उसका रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है लोन देने का, और बाकी का जितना पैसा बचेगा ना वो मिलेगा उस वापस कंपनी को, जो वो उसका एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा। इससे क्या होता है, उस कंपनी को, एमएसएमई को पैसा भी टाइम पे मिल गया, और साथ में एसजी फिनसर्व जो है ना उसने लोन भी दे दिया, उसको अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिल गया, और साथ में उसका लोन डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस भी मिनिमाइज हो गए। गाइस, इस पर्टिकुलर टेक्निक की वजह से आप ये समझ लो, ये जो कंपनी जो है ना, इसके एनपीएस जो है ना आज की डेट में 0% चल रहे हैं, मतलब विच इज़ फिनोमिनल। क्योंकि देखो, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। होता क्या है ना, जब भी आप कभी भी कोई कंपनी किसी को लोन देती है, कोई भी फाइनेंस कंपनी किसी भी कस्टमर को लोन दे रही है, अगर वो 100 लोगों को लोन दे रही है, देयर इज अ गुड चांस उसमें से 2-3 लोग, 5 लोग जो हैं वो डिफॉल्ट कर देंगे, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल। और वो कर भी देते हैं तो होता क्या है, वो लॉसेस जो है वो कंपनी को लेने पड़ते हैं, फाइनेंस कंपनी को, और वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को इस तरीके से सेट करती है कि बाकी 95 और 98 जो लोग हैं उनसे इतना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाए कि उनका जो लॉसेस हुए हैं ना वो भी आराम से रिकवर भी हो जाए, एंड दे गेट एडिक्वेटली कॉम्पनसेटेड फॉर द रिस्क दैट दे आर टेकिंग ऑल्सो। तो बेसिकली इस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर चलता है। इसका मतलब एनबीएफसी का एनपीए होना इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। लेकिन आप समझो, ये कंपनी जो एमएसएमईज को लोन दे रही है, बिजनेस लोन्स दे रही है, और उसके बाद भी उसने एनपीएस जो है उसके 0 चल रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ क्वाइट यूनिक अबाउट दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल। अब इसमें और भी बहुत सारे तरीके हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, लेट सपोज मारुति है, ठीक है। अब मारुति जो है ना, उसके बहुत सारे डीलर्स होंगे। अब डीलर्स जो हैं उनको कार्स खरीदनी पड़ती है मारुति से। अब लॉजिकली एक बात सोचो गाइस, कि अगर आज और कार्स आर एक्सपेंसिव, तो सिंपल सी बात है, डीलर को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है टू बाय दोज कार्स फ्रॉम द कंपनी। अब सिंपल सी बात है, उसके लिए दैट इज़ काइंड ऑफ अ वर्किंग कैपिटल लोन फॉर देम। अब इसके लिए उनके पास अगर पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो भी एसजी फिनसर्व के पास जाएंगे। लेट सपोज मारुति सुजुकी भी है ना, वो भी एसजी फिनसर्व का क्लाइंट है, ठीक है। तो मारुति सुजुकी ने उसके साथ टाई अप कर लिया एसजी फिनसर्व के साथ, और उसको बोला कि ठीक है, ये मेरा एक डीलर है, ये इस सिटी के अंदर काम कर रहा है, आप इसको लोन दे दो और मैं इसको अपनी कार्स दूंगा। अब होता क्या है ना, जैसे अब सिंपल सी बात है, एसजी फिनसर्व क्या करेगा, वो डायरेक्टली इस एमएसएमई को पैसा दे देगा। एमएसएमई को पैसा दे दिया, एमएसएमई ने इस पैसे को लेकर मारुति सुजुकी को दिया, मारुति सुजुकी ने उसके बदले उसको कार्स दे दी। अब वो जो एमएसएमई कंपनी है बेसिकली उसके शोरूम्स है, वो जब आगे जाकर जब वो उन कार्स को सेल करेगा तब उसके पास पैसा आएगा तो उसमें से वो पे ऑफ करेगा। अब देखा जाए यहाँ तो रिस्क है, अगर टाइम पे नहीं बिक पाए तो उस टाइम पे इस कंपनी को रिस्क तो हो सकता है। लेकिन होता क्या है ना, क्योंकि एसजी फिनसर्व जो है वो मारुति के अप्रूवल के बाद कर रहा है, उसको लोन दे रहा है, तो इनका ये अनसेड एक रूल है कि अगर मान लो इस डीलर ने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो आने वाले टाइम पे मारुति उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा या फिर उसको उस लेवल पे अपनी कार्स प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब उस कंपनी का बिजनेस एकदम से रुक जाएगा। तो ये रिस्क वो डीलर भी नहीं ले सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इस वजह से वो डीलर अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो पूरा पैसा टाइम पे वापस दे सके, जिससे मारुति का कॉन्ट्रैक्ट भी उसको आराम से उसका चलता रहे लॉन्ग टर्म बेसिस पर और कोई प्रॉब्लम ना आए। इस पर्टिकुलर मॉडल की वजह से
से गाइस आप ये समझ लो एसजी फिनसर्व जो है ना वो इस लेवल पे ग्रो भी कर पा रहा है और साथ में क्या हो रहा है उसके जो एनपीएस है वो भी बिल्कुल नील चल रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही यूनिक चीज चल रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब ये तो हो गया कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। साथ में क्या हो रहा है गाइस, कंपनी की जो लोन बुक है ना, लोन बुक साइज देखो होता क्या ना, एनबीएफसीज या बैंक अगर हम किसी की भी बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है कि लोन बुक का साइज कितना है और वो किस रेट पर ग्रो कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल आज की डेट में ना इंडिया का जो सिस्टम क्रेडिट है वो अराउंड 15-16% के अराउंड चल रहा है। मतलब अगर मैं सारे बैंक सारे एनबीएफसी सबको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं ये देखूं कि अगर इस साल में एक साल के अंदर लोन्स कितने एक्स्ट्रा दिए गए, जैसे मान लो अगर 100 रुपीज़, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मान लो लास्ट ईयर 100 रुपीज़ के लोन्स दिए गए थे लेकिन इस साल 116 रुपीज़ के लोन दिए गए, दैट मीन्स 16% का इंक्रीज हुआ ओवरऑल लोन्स के अंदर इन 1 ईयर। इसका मतलब सिस्टम क्रेडिट जो है ना वो 16% के अराउंड चल रहा है। अब कोई भी कंपनी या कोई भी एनबीएफसी या बैंक 16% से कम रेट पर ग्रो कर रहा है ना, इसका मतलब वो मार्केट शेयर लूज कर रहा है, क्योंकि जब मार्केट ही 16% पे ग्रो कर रही है, अगर आप उस रेट पर ग्रो नहीं कर पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बिजनेस अक्वायर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं एसजी फिनसर्व की बात करता हूं तो गाइस FY25 के अंदर इसकी जो लोन बुक साइज था दैट वाज 2200 समथिंग करोड़ और इस साल इन्होंने 3900 करोड़ तक आ गए हैं। इसका मतलब इन्होंने लोन बुक इंक्रीज जो है ना वो 70% किया है। मतलब 70% से इन्होंने ग्रो किया है अपने क्रेडिट को। एंड गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट ने FY27 के अंदर भी बोला है कि वो आराम से अपनी लोन बुक को 50% से ग्रो कर सकते हैं। अब गाइस होता क्या है ना, यहाँ पर ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है लोन बुक ग्रोथ, जो मैंने अभी आपको समझाया कि बेसिकली अगर मान लो लास्ट ईयर अगर मान लो 100 रुपीज़ का लोन बुक थी और इस बार 120 की हुई तो हुआ, हमने क्या बोला, 20% का लोन बुक ग्रोथ हुआ इस पर्टिकुलर ईयर। जैसे इस केस के अंदर इट वाज 70% क्योंकि 2200 करोड़ के अराउंड बुक थी और वो अराउंड 4000 करोड़ तक आ गई, तो अराउंड 70-80% के अराउंड उसने अपनी लोन बुक को ग्रो किया। साथ में ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विच इज कॉल्ड एज डिसबर्समेंट। इस डिसबर्समेंट क्या होता है, मतलब वो भी लोन देना ही होता है, लेकिन वही वाली बात हो गई। जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल, जैसे मान लो देखो ये जितने भी लोन्स होते हैं ना, वर्किंग कैपिटल लोन आपको पता ही है वो शॉर्ट टर्म इन नेचर होते हैं। कहीं 90 डे के लोन होते हैं, कोई 180 डे के लोन होते हैं, मतलब इससे ऊपर ये वाले लोन्स होते नहीं हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेसिस पे चलते हैं और उसके बाद इनके पैसे वापस मिल जाते हैं। अब मान लो लेट सपोज साल के स्टार्टिंग के अंदर मैंने लोन दिया, एसजी फिनसर्व है और उसने आगे किसी कंपनी को लोन दे दिया, ठीक है, और उस कंपनी ने 90 डेज के बाद उस पैसे को वापस भी कर दिया। अब देखा जाए तो वो पैसा गया भी और वापस भी आ गया इसका, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर क्या वो लोन बुक के अंदर काउंट होगा? एक्चुअली नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि लोन बुक क्या होती है, बेसिकली लोन बुक आज की डेट में क्या चल रही है कि आज नया लोन कितना मार्केट में दिया हुआ है, लेकिन ये तो जाकर वापस भी आ गया पैसा। इसका मतलब, लेकिन इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट तो कमा लिया, इसलिए लेकिन हमें क्या देखना पड़ता है, हमें लोन बुक को भी देखना पड़ेगा और साथ में डिसबर्समेंट्स को भी देखना पड़ता है। डिसबर्समेंट भी बहुत ही हेल्दी रेट पर ग्रो कर रही है इस कंपनी की, विच इज़ फिनोमिनल। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी जो है ना, इन बोथ द टर्म्स इट इज़ डूइंग क्वाइट वेल। साथ में अगर मैं बात करूँ ना, अभी कंपनी ने रिसेंटली क्या किया, कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया है। बेसिकली इन्होंने अराउंड 300-400 करोड़ मार्केट से और रेज करे हैं थ्रू शेयर वारंट्स। अब होता क्या है, देखो सिंपल सी बात समझो, जितना मार्केट से वो पैसा रेज करेंगे उतना ही वो आगे लोन्स दे पाएंगे, जितना आगे लोन्स दे पाएंगे उसके हिसाब से उनको और इनकम आएगी, और इनकम आएगी तो उनका प्रॉफिट मार्जिन्स और बढ़ेंगे गोइंग फॉरवर्ड, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे तो आरओई इनका बढ़ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो होता क्या है ना, अब हुआ क्या, अगर और लॉजिकली सोचो, अगर मान लो आज मेरे पास एकदम से पैसे आ गए, अब पैसे आते ही एकदम से तो मैं लोन नहीं दे सकता मार्केट के अंदर, क्योंकि देने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या होता है ना, अगर आरओई का फॉर्मूला आप देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इक्विटी, दैट इज द फॉर्मूला। अगर एवरेज इक्विटी अगर बढ़ जाएगी, दैट इज द डिनोमिनेटर, लेकिन अगर पैट नहीं बढ़ा तो गोइंग फॉरवर्ड इसका मतलब आरओई जो है आपका कम दिखेगा। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, कंपनी का एवरेज इक्विटी तो बढ़ गया, लेकिन साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उससे फास्ट रेट पर बढ़ पाया, जिससे कि कंपनी जो अपने आरओई को इंक्रीज कर पाई डिस्पाइट
रेजिंग मोर कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, जो कि ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब कंपनी जो है ना वो काफ़ी अच्छे लेवल पर परफॉर्म कर पा रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि ये जो कंपनी है ना गाइस, इसको बहुत स्ट्रांगली ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ समझ लो, इंडिया के अंदर ना एमएसएमई बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोप है उसका। क्योंकि एमएसएमई में मतलब आप ये समझ लो, एक छोटे से एक अगर मान लो एक गोलगप्पे वाला भी है या पान वाला भी है, वो भी एमएसएमई का पार्ट है, और एक मिड साइज कंपनी है वो भी एमएसएमई का ही पार्ट है। तो आप ये समझ लो, ऐसी सारी कंपनीज को ये कंपनीज केटर करती हैं एनबीएफसीज। और इंडिया के अंदर 6 से 7 करोड़ ऐसी कंपनीज हैं जो छोटे छोटे लेवल पर काम कर रही हैं, छोटे से बड़े लेवल तक दोनों में काम कर रही हैं, और इन सबको फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है गोइंग फॉरवर्ड। क्योंकि अगर ये इनको पैसा टाइम पे नहीं मिलेगा तो बड़ी कंपनीज भी ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये सारी कंपनीज बड़ी कंपनीज को केटर करती हैं। अगर इनको पैसा नहीं मिल पाएगा तो ये लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो बड़ी कंपनी है उसका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा तो वहां पर भी स्लो डाउन आ जाएगा। इसलिए अगर फाइनेंसिंग बढ़ती है तो ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ जो है ना ट्रेजेक्टरी बहुत फास्ट हो सकती है। दैट इज़ वाई दिस एमएसएमई सेक्टर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और इस कंपनी, ये जो कंपनी है बेसिकली आप ये समझ लो, अगर मैं एचडीएफसी की बात करता हूँ गाइस, तो उसकी जो लोन बुक है वो 28 लाख करोड़ है, और आप इसकी लोन बुक की बात कर लो, इट इज़ जस्ट 4000 करोड़। और गोइंग फॉरवर्ड मैंने आपको जैसे बताया, इसके अंदर स्कोप बहुत स्ट्रांग है, और जितना अच्छा स्कोप होगा उतना ही आगे लॉन्ग रनवे हो सकता है इस कंपनी का। बट वही वाली बात है, दीज थिंग्स नीड टू बी ट्रैक्ड। और मैं आपको ये कई बार बता चुका हूँ गाइस कि ऑपरेटिंग मैट्रिक्स, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, अपने आप में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेक्टर माना जाता है। इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक चीज़ें जो हमको देखनी पड़ती हैं, अगर आप उनको देख पाए तो बेसिकली यू विल बी एबल टू कैच द नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि देखो एचडीएफसी बैंक जो है ना 25-30 साल ग्रो कर चुका है, और उसने बहुत फास्ट ग्रो किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड दैट इज़ वाई इट वॉज एबल टू गेट सम डिसेंट रिटर्न्स फॉर द शेयर होल्डर्स। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है उसका साइज इतना बड़ा हो चुका है कि वो उस रेट पर अब ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी कंपनीज को देखना चाहिए जिनके अंदर स्कोप बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर डूइंग वेल ऑल्सो, दे आर इनटू सम डिसेंट मार्केट एज वेल, जो कि बहुत अच्छी ग्रो कर सकती है, और उनका एग्जीक्यूशन भी अच्छा है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हो पाई, और ये कंपनीज जिस तरीके से देखो लोन बुक को ग्रो कर रही है, देखो 70% पे ग्रो किया, अगले साल का बोल रही है 50% पे आराम से ग्रो कर पाएगी। अगर यही कंपनी गोइंग फॉरवर्ड 50% पे 3-4 साल ग्रो कर सकती है, तो ये कंपनी जो है ना ये बहुत ही आउटसाइज रिटर्न दे सकती है टू इट्स शेयर होल्डर्स। लेकिन वही चीज़ है ना, गेम सारी एक ही चीज़ पे होती है गाइस, दैट इट नीड्स टू बी ट्रैक्ड। क्योंकि आपको पता ही है वर्ल्ड इज क्वाइट अनसर्टेन। हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि एक कंपनी हमने देखी कि यार ये कंपनी अच्छी है, यू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी एंड यू फॉरगेट अबाउट इट। क्योंकि अगर इफ़ यू फॉरगेट अबाउट इट तो मार्केट के अंदर इतने चेंजेस आते रहते हैं, मार्केट के जो सिस्टम्स हैं दे आर सो डायनामिक इन नेचर, सच हाई कंपेटिटिव इंटेंसिटी इज देयर, कि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको ट्रैक नहीं करोगे तो देयर इज अ गुड चांस कि कोई दूसरी कंपनी आकर वो ग्रोथ लेना शुरू कर देगी और ये कंपनी पीछे हो जाएगी। दैट इज़ वाई ट्रैकिंग द कंपनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ें हम बहुत स्ट्रांगली अपने इक्विटी रिसर्च बूट कैम्प के अंदर भी सिखाते हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इसके लिंक को चेक कर सकते हो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।